वेलकम टू मेंटोरा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे यूपीएससी सीएससी के पीवाईक्यू में हम पढ़ेंगे 2024 का पेपर सेट ए है, प्रश्न पत्र 1। इसमें आए हुए पॉलिटी के क्वेश्चंस आज हम डिस्कशन करेंगे। पॉलिटी के क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम क्वेश्चन पढ़ने से पहले इसका एनालिसिस करेंगे अच्छे से। पहले मैं टॉपिक समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 61 पे पॉलिटी का क्वेश्चन है। पॉलिटी में 62 का भी क्वेश्चन पॉलिटी का ही है। ये दो क्वेश्चंस का हम दो टॉपिकों के बारे में पहले एनालिसिस या पहले हम दो टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप खुद क्वेश्चन करना। तो हमने क्वेश्चन 60 को एक बार एक्सप्लेन किया है, उसको देखेंगे कि संविधान सभा की बात करनी है। संविधान सभा 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ है, लेकिन पहली बैठक होती है वो संविधान सभा की 9 दिसंबर को होती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब होगी? 9 दिसंबर को। इस 9 दिसंबर के दिन पहली बैठक होती है। पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, इन्होंने बहिष्कार कर दी इस बैठक को। इस पहली बैठक के अंदर 207 सदस्यों ने भाग लिया था। 207 सदस्यों ने भाग लिया था पहली बैठक में, जिसमें से 10 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं? 10। इस पहली बैठक के अंदर यानी 9 दिसंबर को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष कैसे बनाया और इनको ही क्यों बनाया? इनको इसलिए बनाया गया क्योंकि 207 लोग थे, उनमें सबसे वरिष्ठतम सदस्य यही थे। सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ही थे। ये परंपरा है फ्रांस के अंदर कि जो सभा है उस सभा के सदस्यों में से जो वरिष्ठतम सदस्य होगा उनको सदस्य बना दिया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो ये परंपरा फ्रांस के अंदर है। फ्रांसीसी परंपरा के अकॉर्डिंग संविधान सभा ने भी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। आगे ये 9 दिसंबर को दूसरी बार बैठक होती है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर 1946 इसमें दूसरी बैठक होती है। 10 और 11 दिसंबर को संविधान सभा ने प्रक्रिया नियम बनाने के लिए एक समिति का निर्माण किया। वो पहली संविधान सभा की पहली समिति बनती है। कौन सी? प्रक्रिया नियम समिति। ये प्रक्रिया नियम समिति बनाई गई किस दिन? 10 दिसंबर 1946 को। ये संविधान सभा की पहली समिति होती है और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इनके क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। तीसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। इस 11 दिसंबर को क्या क्या काम होते हैं? एक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव होगा और उपाध्यक्ष भी बनाया जाएगा। अध्यक्ष बनाएंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाएंगे। अब इसमें क्या हुआ? स्थायी अध्यक्ष किनको बनाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कैसे बने? कि इनके लिए प्रस्ताव रखा। किन्होंने? जेबी कृपलानी जी ने प्रस्ताव रखा। जेबी कृपलानी जी ने प्रस्ताव रखा क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बना दिया जाए? अध्यक्ष बना दिया जाए। आगे उपाध्यक्ष बनाया किनको? एच.सी. मुखर्जी को। ये स्थायी उपाध्यक्ष है। एच.सी. मुखर्जी को क्या बना दिया? स्थायी उपाध्यक्ष। वी.टी. कृष्णमाचारी को क्या बना दिया? वी.टी. कृष्णमाचारी को जयपुर रियासत से थे, इनको भी उपाध्यक्ष बनाया, लेकिन पहले इनको बनाया था एच.सी. मुखर्जी को स्थायी अध्यक्ष। काफी 2-3 महीने बाद में इनको वी.टी. कृष्णमाचारी को भी उपाध्यक्ष बना दिया गया। एक चीज मैं आपको यहाँ बताऊं कि 9 दिसंबर 1946 को जब यहाँ पे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया, ऐसे एक अस्थायी उपाध्यक्ष भी बनाया था। वो किनको बनाया था? फ्रैंक एंथोनी को बनाया था। वो मनोनीत किए गए थे, ना कि मनोनीत जैसे कि हुआ ये कि सारे लोगों ने इनको मनोनीत किया, मतलब कि हम इसको फ्रैंक एंथोनी को क्या बनाया? अस्थायी उपाध्यक्ष। स्थायी उपाध्यक्ष कौन बनता है? स्थायी उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी बनते हैं स्थायी उपाध्यक्ष, और अस्थायी उपाध्यक्ष एंथोनी। और वी.टी. कृष्णमाचारी कहाँ से थे? जयपुर रियासत से। ये दोनों उपाध्यक्ष दो होते हैं।
एक हमारे संविधान सभा में एक स्थायी अध्यक्ष होते थे हुए थे, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 2 उपाध्यक्ष जो कि एक थे H.C. मुखर्जी, दूसरे हैं V.T. कृष्णाचारी। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत तो किया था 13 दिसंबर को। प्रस्तुत कब हुआ? 13 दिसंबर को। किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। और ये प्रस्तुत करने के बाद में 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर दिया? पारित कर दिया। उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ कैसे? तो उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से हुआ था, सबका एक साथ में सबके मत से हुआ था, सर्वसम्मति से, किसी ने विरोध नहीं किया। उद्देश्य प्रस्ताव जो कि आज हमारी प्रस्तावना है संविधान की, वही उद्देश्य प्रस्ताव है। अब दूसरा क्वेश्चन या दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें क्या है? भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की दिशा में सबसे बड़ा कदम था। ये इतिहास का सबसे बड़ा एक्ट, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। कि जितने भी ब्रिटिश काल में एक्ट आए थे, अधिनियम आए थे, उसमें सबसे बड़ा एक्ट कौन सा था? 1935 का एक्ट था, जिसमें कितनी धाराएं थी? 321, और अनुसूचियां कितनी थी? 10। इसकी विशेषताएं देखते हैं। इसमें क्या क्या बोला गया था कि 1935 के एक्ट में क्या क्या बताया गया? तो उसमें बोला कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात करी गई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात किसमें करी थी? 1935 में। ये बनेगा नहीं बनेगा वो देखते हैं, क्योंकि बनेगा क्यों नहीं? क्योंकि रियासतों ने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया, इसमें शामिल होने से रियासतों ने इनकार कर दिया। कि क्या कहा है, कैसे बनेगा अखिल भारतीय संघ, बनेगा कैसे? तो इसमें प्रस्ताव, इस 1935 के एक्ट में प्रावधान क्या था कि सभी प्रांतों को जोड़ेंगे और लगभग 562 रियासतों को आपस में मिलाकर एक फेडरल यूनियन बनाने की बात करी थी। ये कौन से एक्ट में बात करी थी? ये 1935 के एक्ट में बात करी थी। क्या बात करी थी? कि सभी प्रांत, ब्रिटिश प्रांत थे वो, और 562 रियासतों को आपस में मिलाएंगे और एक फेडरल यूनियन बनाएंगे, ये बात करी थी। लेकिन हुआ क्या? बनेगा नहीं, क्योंकि राज्यों को एक इकाई के रूप में तो माना था। राज्यों को क्या माना था? एक इकाई के रूप में। ये बना इसलिए नहीं, रियासतों ने शामिल होने से मना कर दिया। फेडरेशन कभी अस्तित्व में ही नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि रियासत इनमें शामिल नहीं हो रहे थे। दूसरी विशेषता इसमें है कि शक्तियों का विभाजन करा। पहले शक्तियां एक किस जगह थी? केंद्र शासित, मतलब केंद्र के पास, लेकिन अब शक्तियों को विभाजित किया 3 सूचीज में, मतलब इसमें लिस्ट में बांट लिया। 3 लिस्ट कौन कौन सी हुई? एक तो यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट इन्होंने दिए थे 59 उस टाइम 90। ये 1935 के एक्ट की बात कर रहे हैं, आज की नहीं। 1935 के एक्ट की संघ सूची में विषय थे 59 और सब्जेक्ट राज्य सूची में कितने थे? 54, 54 सब्जेक्ट थे। और समवर्ती सूची में वो थे 36 सब्जेक्ट। इसमें ये सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट पे कानून कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगी। और इन पे स्टेट्स बनाएंगे। और इनमें कौन बनाएगा? ये दोनों बनाएंगे। स्टेट भी कानून बना सकती है और सेंटर भी बना सकती है। तो ये समवर्ती सूची के सब्जेक्ट थे 36, 59 थे यूनियन लिस्ट में, 54 थे प्रांत स्टेट लिस्ट में, और समवर्ती सूची में थे 36 सब्जेक्ट्स। तो अवशिष्ट शक्तियां थी जो भी, मतलब इन तीनों में ही नहीं थी विषय, इन तीनों सब्जेक्ट्स में नहीं थे कुछ टॉपिक्स। वो शक्ति किनके पास थी? वो गवर्नर जनरल के पास थी। वो शक्ति किनके पास थी? गवर्नर जनरल के पास में। आज अगर कोई अवशिष्ट शक्ति है, आज भी हमारे पास 3 लिस्ट है शक्तियों के विभाजन में, यूनियन, स्टेट और कॉन्क्रीट। इन तीन लिस्ट के अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो उस पे कानून कौन बनाएगा? उसकी शक्ति, उसको रेजिडेंशियल पावर बोलते हैं। वो आज के टाइम में तो प्रेसिडेंट के पास में, यानी राष्ट्रपति के पास में ये शक्ति, लेकिन उस टाइम किसके पास थी? उस टाइम गवर्नर जनरल के पास में थी। तीसरी विशेषता इसमें क्या है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की जाएगी। ये कैसे है कि संघीय और
आरक्षित विषयों में शासन विभाजन किया जाएगा। मतलब इसने विभाजन कैसे किया था? एक तो किया था हस्तांतरित, मैं इसको लिखता हूं यहाँ पे देखना, हस्तांतरित एंड आरक्षित विषय में बांटा था, आरक्षित विषयों में बांटा था। हुआ ये कि हस्तांतरित विषय में वो थे जो कि सरकार के पास जिम्मेदारी कम थी, सिर्फ जिम्मेदारी ज्यादा होती थी, वो काम सब किसके पास थे? स्टेट्स के पास में, प्रांतों के पास में। और जो काम मतलब सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम होते थे वो सारे के सारे काम किसके पास रखे गए? गवर्नर जनरल के पास में ही रखे। तो गवर्नर जनरल के पास में आरक्षित विषय किसके पास रहे? गवर्नर जनरल के पास में। तो इन्होंने बोला है कि आरक्षित विषय में कौन कौन से विषय, जैसे कि रक्षा संबंधित विषय, विदेश के संबंधित विदेशों से और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित, धार्मिक मामलों के संबंधित, ये सारे विषय किसमें थे? आरक्षित विषय की सूची में थे। ये विषय किसके नियंत्रण में थे? गवर्नर जनरल के विषय नियंत्रण में थे आरक्षित विषय। विषय दो प्रकार में बांटे थे, हस्तांतरित और आरक्षित। तो आरक्षित विषय किनके हाथ में थे? गवर्नर जनरल, जिसमें रक्षा, विदेश, जनजातीय क्षेत्र, धार्मिक मामले आते थे। आपातकाल अगर किसी प्रांत में लगाया तो वहां की सारी शक्ति किसके हाथ में आ जाती थी? गवर्नर जनरल के हाथ में। पूर्ण अधिकार कौन ले लेता था? गवर्नर जनरल। फिर कहा है कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हुआ। यहाँ देखेंगे कि द्वैध शासन केंद्र में तो लागू कर रहे हैं ये, लेकिन प्रांतों में ये द्वैध शासन समाप्त हो रहा है। ये द्वैध शासन प्रांतों में आता कब है? 1919 के एक्ट में आता है। 1900 एक्ट में, सेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं 1919 के एक्ट को। उस एक्ट में ये द्वैध शासन मतलब लाया जाता है, लेकिन खत्म कब हुआ है? अभी 1935 के एक्ट में। प्रांतों को पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता कब मिली? 1935 के एक्ट में प्रांतों को क्या मिल जाती है? ये द्वैध शासन खत्म करेंगे तो मिल जाएगी इसको पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता। अब प्रांतों को 3 क्षेत्रों में शासन अधिकार दिया। 3 क्षेत्र कौन कौन से दिया? स्वास्थ्य में दिया, शिक्षा में दिया और स्थानीय प्रशासन में दिया। आगे कहा कि प्रांतीय मंत्रियों को वास्तविक शक्तियां देगी। जब प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी गई तो क्या किया गया? वास्तविक शक्तियां भी किसको दे देगी? प्रांत के मंत्रियों को। प्रांतीय सरकारें कब बनी थी? 1937 में। जब 1935 में तो इसकी बात करी गई, लेकिन 1937 में इसको सरकार बनाई। प्रांतों में क्या बनी? सरकारें। लेकिन 1937 में शुरू होती है, सरकारें बनी है, लेकिन 39 के अंदर समाप्ति हो जाती है। कांग्रेस मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। इसी 1935 के एक्ट में सांप्रदायिक चुनाव, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है ना, इस व्यवस्था का क्या किया? विस्तार किया गया। कहां तक विस्तार किया? ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था है 1909 से शुरू होती है। 1909 में सबसे पहले लाई जाती है पार्लियामेंटो के समय। 1919 में भी इसका विस्तार होता है, 1909 में लाई जाती है। मैं इसको एक बार यहां से लिख देता हूं। 1909 में शुरू होती है, 1919 में क्या होता है? इसका विस्तार होता है 1919 में विस्तार होता है, और फिर 1935 के अंदर भी इसका विस्तार होता है। जब 1935 में विस्तार होता है ना, तब ये विस्तार करके किन किन को दिया गया? दलितों को, महिलाओं को, मजदूर वर्ग को भी प्रतिनिधित्व दिया गया। कौन सा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, जिसमें होता था कि मान लिया कि एक ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक मुस्लिम सीट है, मुस्लिम सीट पे मुस्लिम व्यक्ति ही खड़ा होगा और मुस्लिम व्यक्ति ही उनको वोट का अधिकार मिलेगा। ऐसा इसको बोलते हैं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट जारी रहे, ये मतलब 1935 में भी जारी रहा था। आगे कहा है कि भारत शासन परिषद, काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको समाप्त करेंगे हम। कि आई कब थी ये? काउंसिल ऑफ इंडिया कब बना था? काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ था 1858 के अंदर। 1858 में जैसे कि हुआ कि 1857 की क्रांति हुई,
1857 तक तो कंपनी का राज था, कंपनी का शासन था। 1857 का तक तो कंपनी का शासन था। 1858 के अंदर यह क्रांति के बाद में सरकार ब्रिटेन गवर्नमेंट के अधीन में हो गया। तो कंपनी के राज से ब्रिटिश काल में आ जाता है। 1858 में इन्होंने कंपनी मतलब काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया, लेकिन खत्म कब करी? 1935 में, अब खत्म हो रही है। ये भारत सचिव को केवल सलाहकारी टीमों दे देगी, मतलब अब क्या हुआ कि भारत के जो सचिव थे, भारत सचिव कहाँ रहते थे? ब्रिटेन के अंदर। उनको क्या दिया गया? सलाहकारी टीम दे दी गई। और क्या हुआ 1935 में? मताधिकार का विस्तार किया गया। मताधिकार 10% जनसंख्या को ही था। मत देने का अधिकार कितने परसेंटेज जनसंख्या को था? ओनली 10%। इसमें किस आधार पे दिया जाता था? शिक्षा के आधार पे और धन संपदा के आधार पे, मतलब जैसे कि कर के आधार पे। ये कितने जनसंख्या को दिया था? 10% जनसंख्या ही थी, उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। आगे हुआ कि इसमें 1935 के एक्ट में ही भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना की बात करी थी। वो क्यों? क्योंकि मुद्रा और ऋण नियंत्रण हेतु किसका निर्माण किया गया? आरबीआई का। आरबीआई की स्थापना की बात करी। ये प्रावधान किसमें दे रखा था? 1935 के एक्ट में दे रखी थी। सार्वजनिक बात करी थी प्रावधान 1935 की बात। आरबीआई का एक्ट अलग से आता है, आरबीआई एक्ट अधिनियम 1934। ये आरबीआई की स्थापना की बात करी थी, प्रावधान है 35 में। इससे पहले ही एक्ट आरबीआई एक्ट अधिनियम 1934 आ जाता है पहले ही, लेकिन प्रावधान की बात कहाँ पे करी है? 1935 में। और विशेषता इसकी क्या? सार्वजनिक सेवा आयोगों का गठन करेंगे हम, ऐसा इसमें बताया गया। कौन सा किया? संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया 1935 के एक्ट के जरिए। यूपीएससी की स्थापना की बात करी। प्रांतीय सेवा आयोग और संयुक्त सेवा आयोग बनाने की अधिकार शक्ति भी दी गई इसमें। और इसमें एक बात कही कि संघीय न्यायालय की भी स्थापना की प्रावधान थे, जो कि 1935 में प्रावधान थे। और ये बनता कब है? 1937 में संघीय न्यायालय की शुरुआत होती है। कहां से? कोलकाता से। कहां से होती है? कोलकाता से। कोलकाता से। आगे आते हैं तो फिर ये तो 2 क्वेश्चन थे, हम 2 क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, आप आंसर लगाना। अब इस जितना पढ़ने के बाद में आप 2 क्वेश्चन का आंसर देना। पहला क्या बोला? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी सभापति, मतलब संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? कब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जब कार्यभार संभाला, उनसे पहले अस्थायी सभापति बने थे, वो कौन थे? ये पूछा है। तो आप देखो कि सी राजगोपालाचारी, बी आर अम्बेडकर, टी कृष्णाचारी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका आंसर कौन होगा? डायरेक्ट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हमने पढ़ा ये कब इनका अस्थायी चुनाव कब हुआ था? 9 दिसंबर को, है ना। आगे ये पहली बैठक में काम हो गया था, इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी उपाध्यक्ष भी बनाया गया। वो आप आगे क्वेश्चन देखो। 1935 का अधिनियम, इसके बारे में बात करनी है, ठीक है। इस पे कथनों पे विचार करो। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया। बिल्कुल 1935 के एक्ट में तो ही कहा था कि प्रांतों को और देशी रियासतों को मिला के हम क्या करेंगे? एक अखिल भारतीय संघ की निर्माण करेंगे। स्थापना के प्रावधान था, बना नहीं, लेकिन प्रावधान तो था ही, तो ये कथन सही हो जाएगा। दूसरी बोला है कि रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण में के अधीन रखा गया। तो परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण में नहीं थे, ये किसके नियंत्रण में थे? गवर्नर जनरल के नियंत्रण में थे। तो ये कथन तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? पहला कथन सही है। पहला कथन का ऑप्शन क्या है? केवल एक सही है, केवल 2 नहीं है, एक व दोनों भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए। आगे देखते हैं, मैं इनका आंसर लगा लेता हूं। ठीक है,
आगे हम पढ़ेंगे टॉपिक कौन कौन से होगा, देखते हैं क्वेश्चन कौन सा आ रखा है यूपीएससी में, कि संविधान के अनुच्छेद 368 का एक टॉपिक आ रखा है और दूसरा टॉपिक आ रखा है धन विधेयक के संबंध में एक टॉपिक आ रखा है। इन दो टॉपिक को पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन देखेंगे। 368 अनुच्छेद 368 में क्या है उस प्रावधान को देखते हैं, कि बोला है कि भारतीय संविधान के भाग 20 में भाग 20 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 368 कहाँ पे दे रखा है? भारत के संविधान के भाग 20 में। इस 20 में इसमें क्या दे रखा है? भाग 20 में क्या है? अनुच्छेद 368 में क्या दे रखा है कि यह संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया और शक्तियां बताता है। मतलब संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 आता है और इस 368 में क्या लिख रखा है कि संविधान के संशोधन की पूरी प्रक्रिया और संविधान संशोधन की प्रक्रिया और शक्तियां, ये किसमें दे रखा है? 368 में, अनुच्छेद 368 में। ये और दूसरी बात कह रहा है कि संसद को क्या क्या संशोधन करने की शक्ति है, संसद क्या क्या संशोधित कर सकती है। तो इसमें हम देखेंगे कि अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद संविधान में 3 प्रकार के परिवर्तन कर सकती है। वो 3 प्रकार के क्या क्या परिवर्तन कर सकती है? तो सबसे पहले ये परिवर्तन कर सकती है। क्या कर सकती है? परिवर्तन यानी एडिशन। संसद अगर कोई नया प्रावधान जोड़ना चाहे तो जोड़ सकती है। अगर मौलिक अधिकारों में कोई भाग जोड़ना चाहे, मौलिक अधिकारों में कोई पार्ट जोड़ना चाहे तो जोड़ सकती है। मौलिक अधिकारों का विस्तार कर सकती है यानी नया प्रावधान जोड़ सकती है। अगर सरकार उसी मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन करना चाहे तो भी कर सकती है यानी मॉडिफाई कर सकती है। मौजूदा प्रावधान को बदलना, उसको बोलते हैं परिवर्तन। तो परिवर्धन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है और निरसन यानी रिफिल कर सकती है। रिपील क्या है? किसी प्रावधान को हटाना। मौलिक अधिकार में से या किसी डीपीएसपी में से कुछ भी हटाना है, डीपीएसपी में से अगर कुछ हटाना है तो वो हटा सकती है, रिपील कर सकती है। क्या कैसे कर सकती है? 3 प्रकार में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 368 में बात कही गई है। परिवर्धन, परिवर्तन और निरसन, ये 3 ही है। संसद की संशोधन की शक्ति का स्वरूप कैसा है? तो ये व्यापक स्वरूप है और व्यापक का मतलब कुछ भी संशोधन कर सकती है, बस आगे सुप्रीम कोर्ट उसको रोकती है वो बेसिक स्ट्रक्चर को लाके। दूसरी बात कही है कि संसद संविधान के लगभग हर हिस्से में संशोधन कर सकती है। ये नहीं कहा कि सब कुछ संशोधन कर सकती है, लेकिन हर हिस्से में संशोधन कर सकती है। कल को क्वेश्चन आया कि मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है, तो बिल्कुल कर सकती है। आगे हम देखते हैं किस किस में संशोधन कर सकती है। मौलिक अधिकार में कर सकती है, डीपीएसपी में कर सकती है, संसद संघीय ढांचे में भी कर सकती है, न्यायपालिका में संशोधन कर सकती है। तो ऐसा है कि संसद संविधान में संशोधन करना चाहे तो वो हर हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन लिमिट में। वो लिमिट कौन लगाएगा, कैसे लगाएगा, वो देखते हैं आगे। संसद की शक्ति असीमित क्यों नहीं है? मतलब संसद की शक्ति सीमित है, लिमिट में कर सकती है। अगर न्यायपालिका में संशोधन करना है तो लिमिट में कर सकती है। मौलिक अधिकार में करना है तो एक लिमिट में मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कल को बोले मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कोई होगा ही नहीं, ऐसा संशोधन सरकार नहीं कर सकती है। तो संसद के पास में भी शक्ति है संशोधन करने की, संविधान को संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन कैसे? लिमिट में, असीमित नहीं है। क्या है? संविधान का मूल ढांचा को संशोधन से परे है। मतलब संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने किसी भाग को, किसी लाइन को मूल ढांचा बता दिया गया है तो उसमें संशोधन सरकार नहीं कर सकती, यानी मूल ढांचे को बदल नहीं सकती है। जैसा इसमें बताया कि इसका मतलब है कि किसी भी संशोधन से यदि बेसिक स्ट्रक्चर नष्ट होता है तो वो अवैध माना जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया और अगर संसद उसमें अगर कोई बदलाव करती है, उसको खत्म करती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसे अवैध करार दे देगा। दूसरा, ये सीमा किसने तय करी, मतलब ये लिमिट लगाई किसने? तो ये उच्चतम न्यायालय ने लगाया सुप्रीम कोर्ट में। केशवानंद भारती वाद आता है 1973 उसके द्वारा। केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के द्वारा संसद को एक बेहद बड़ी शक्ति देता है कि वो संविधान में संशोधन कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया। क्या बोला है कि अमेंडमेंट पावर इज नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पावर। मतलब संविधान के बनाने की शक्ति
संविधान अमेंडमेंट करने के बराबर नहीं हो सकती है। ये केवल संशोधन पावर है, ना कि सर्जन शक्ति। ठीक है, मतलब बनाने की पावर अलग है, संशोधन करने की पावर अलग है। तो संसद के पास में कौन सी शक्ति है? सिर्फ संशोधन करने की शक्ति है, ना कि नया संविधान बनाने की शक्ति नहीं है। आगे कौन सा है इसमें? ऐसा बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, जैसे और भी बहुत से हैं, लेकिन हम देखते हैं इसमें एक दो ले रखे हैं। संविधान की सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक स्वरूप, न्यायिक समीक्षा, संघीय ढांचा, धर्मनिरपेक्षता, संसद की सीमित शक्ति और स्वतंत्र न्यायपालिका। ये है बेसिक स्ट्रक्चर। अगर कल कुछ यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि लोकतांत्रिक स्वरूप मौलिक मूल ढांचा है, तो बिल्कुल सही है कि मूल ढांचा है। मौलिक लोकतांत्रिक स्वरूप को मूल ढांचा बता दिया गया। न्यायिक समीक्षा को भी मूल ढांचा बता दिया गया, बेसिक स्ट्रक्चर। परिसंघीय ढांचा, धर्मनिरपेक्षता को भी बेसिक स्ट्रक्चर में लाया हुआ है। किस प्रकार के संशोधन होते हैं? संशोधन कैसे होते हैं देखना एक बार। अनुच्छेद 368 में दो प्रकार के संशोधनों की बात करिए। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। संविधान में संशोधन 3 प्रकार से, सामान्य बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष प्लस आधे राज्य। लेकिन अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद एक बार मैं इसे लिखता हूं, जैसे कि संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। 3 प्रकार से। पहला कौन सा? सामान्य बहुमत, सामान्य बहुमत से। दूसरा विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से। तीसरा विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य। प्लस आधे राज्य का मतलब क्या है कि आधे राज्यों की अनुमति चाहिए। इसका मतलब ये है कि विशेष बहुमत तो चाहिए संसद में, लेकिन आधे राज्यों से परमिशन भी चाहिए। एक तरह से ये हो गया विशेष बहुमत, यानी 75% बहुमत चाहिए। जितने लोग हैं, 100 मान लो 100 लोग हैं, उसमें से 75 लोगों ने हाँ बोलना चाहिए, 75% विशेष बहुमत हो जाएगा। और सामान्य बहुमत यानी 50 प्लस 1, ये हो जाएगा, मतलब 50+1 यानी 51% लोगों ने अगर बोल दिया तो सामान्य बहुमत है, आधे से एक ज्यादा। तो लेकिन ये तो संविधान में है संशोधन 3 टाइप से। तो लेकिन अनुच्छेद 368 में अगर संशोधन करना है, इसकी प्रक्रिया से करना है संविधान में, अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार के बता रखे हैं। कौन सा? संसद के विशेष बहुमत द्वारा, तो ये एक। दूसरा बोला विशेष बहुमत के साथ में आधे राज्यों की स्वीकृति, ये दूसरा। मतलब इन दोनों प्रकार से ही संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। तो विशेष बहुमत से ज्यादातर संविधान संशोधन होते हैं वो विशेष बहुमत से ही होते हैं। अधिकांश प्रावधान इसी से बदले जाते हैं। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य। संघीय ढांचे में अगर कुछ बदलाव करना है, संविधान के संघीय ढांचे को कुछ बदलना है, तो हमें तो कौन से विशेष बहुमत के साथ साथ में किसकी जरूरत होगी? आधे राज्यों की स्वीकृति भी चाहिए। जैसे कि संघीय ढांचे में कैसे, अगर कुछ सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के कोई बदलना है, परिवर्तन करना है, कुछ भी बदलना है, सुप्रीम कोर्ट की प्रावधान, हाई कोर्ट के प्रावधान कुछ बदलने हैं, तो हमें आधे राज्यों की स्वीकृति भी चाहिए और संसद में विशेष बहुमत भी चाहिए। केंद्र राज्य संबंधों में कुछ बदलाव करना है, तब भी हमें आधे राज्यों की स्वीकृति चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में 7th शेड्यूल में कौन कौन है? यूनियन, स्टेट और कॉन्ग्रेस लिस्ट, तीनों लिस्टों में अगर कुछ बदलाव करना है तो हमें किसकी चाहिए अनुमति? आधे राज्यों की परमिशन चाहिए, विशेष बहुमत के साथ साथ। ये था हमारा एक क्वेश्चन का टॉपिक, जो कि संविधान के संशोधन करने की अनुच्छेद 368 की बात थी। दूसरा टॉपिक हमारा है धन विधेयक के रिलेटेड में। धन विधेयक के रिलेटेड में, धन विधेयक क्या है? पहली बात तो मनी बिल है क्या? मनी बिल के बारे में देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 के अंदर बात करिए। संविधान के अनुच्छेद 110 में किसकी बात करिए? मनी बिल की। ये
परिभाषित करता है। अनुच्छेद 110 संविधान में धन विधेयक को क्या करता है, परिभाषित करता है। इसके अनुसार मनी बिल कौन होगा, मनी बिल वही होगा जिसमें ये विषय होंगे। कौन कौन से देखते हैं, कर के रिलेटेड में कोई भी विषय होगा, कर का आरोपण करना है, कर यानी टैक्स होता है, कर यानी टैक्स, टैक्स का आरोपण यानी लगाना, टैक्स को समाप्त करना है, टैक्स में छूट देनी है, टैक्स में कुछ बदलाव करना है, तो भी हम तो कौन सा बिल होगा। तो अगर संसद में कोई बिल लाया जा रहा है और उसमें ये मुख्य बात है, अगर उसका मेन सब्जेक्ट, अगर उसका मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट क्या है, इन सब्जेक्ट के रिलेट में है, अगर इन सब्जेक्ट्स के रिलेट में अगर मेन सब्जेक्ट है वो बिल, अगर बिल में ये मेन सब्जेक्ट है, तो अगर संशोधन सरकार करेगी तो क्या होगा, उसमें वो 110 में बताया गया कि ये बिल कौन सा माना जाएगा, धन विधेयक माना जाएगा। तो कर का आरोपण, समाप्ति, छूट, परिवर्तन, ये सारे किस में आ जाएंगे, मनी बिल में। भारत के संचित निधि में धन का जमा करना या व्यय करना, यानी अगर भारत की संचित निधि में, संचित निधि क्या है, मतलब कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, इसमें दो प्रकार की निधियां हैं, एक तो भारत में संचित निधि है, दूसरा आकस्मिक निधि है। वह ये कि भारत में अगर संचित निधि में कोई धन जमा करना है और या खर्च करना है तो भी हमें संसद से अनुमति चाहिए, उसके लिए हमें एक बिल लाना होगा। वो बिल कौन सा माना जाएगा, मनी बिल माना जाएगा। भारत की सार्वजनिक निधि यानी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, इसमें भी इसका अभिरक्षण का मतलब है कि इसका रक्षा करता है कौन, मनी बिल। मनी बिल के जरिए ही इनके अंदर कुछ बदलाव कर सकते हैं, अगर पैसे निकालने हैं या पैसे अंदर जमा करने हैं, तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, अनुच्छेद 110 के 10 में लिखा है कि इसके जरिए मनी बिल लाओ, मनी बिल, और मनी बिल लाने का प्रोसेस आगे समझेंगे। भारत की संचित निधि से उधार लेना, अगर भारत की सरकार को भारत की संचित निधि से पैसे उधार निकालने हैं, उधार लेने हैं, तो वो कैसे लेगी, वो ऐसे नहीं ले सकती, अपने मर्जी से पैसे उधार नहीं ले सकती है, यानी उसमें से पैसे अपनी मर्जी से सरकार नहीं निकाल सकती है, सरकार को संसद में बिल लाना होगा। वो बिल कौन सा होगा, मनी बिल होगा। आगे पांचवी बात कही है कि भारत की संचित निधि पर किसी व्यय का नियोजन करना है, यानी मतलब कई परियोजना ला रही है सरकार, मान लो कि भारतमाला परियोजना ला रही है, भारतमाला परियोजना यानी सड़क बना रही है, अच्छी परियोजना या कुछ भी परियोजना ला रही है, उसके लिए खर्च कर रही है सरकार, तो उसको संचित निधि से पैसे चाहिए। अगर उसको संचित निधि से पैसे निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, मनी बिल लाना पड़ेगा। ये भी किसी कर के आकलन, वसूली, विनियमन से संबंधित कोई विषय है तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, मनी बिल लाना पड़ेगा। उपरोक्त विषयों के साथ में कोई पूरक विषय भी होगा, अगर मतलब इनके साथ साथ में कोई दूसरा विषय अगर जुड़ा है ना, तो मेन सब्जेक्ट अगर ये होंगे, जो ऊपर 6 सब्जेक्ट में मैंने 6 पॉइंट्स में बताया, अगर मेन सब्जेक्ट अगर ये 6 पॉइंटों में से कुछ भी हुआ तो ये क्या माना जाएगा, मनी बिल माना जाएगा। यदि इनमें से कोई भी मुख्य विषय नहीं है तो वो मनी बिल नहीं माना जाएगा। मतलब मेन सब्जेक्ट ये 6 में से कोई होना चाहिए, तभी ही मनी बिल माना जाएगा। और मनी बिल है ये कौन निर्धारित करेगा, ये डिसाइड कौन करेगा, ये फाइनल डिसीजन कौन लेगा कि मनी बिल है या नहीं है। तो फाइनल डिसीजन स्पीकर लेगा, कौन लेगा, स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय होगा, वो अंतिम निर्णय होगा कि कोई धन विधेयक है या नहीं है। लोकसभा के स्पीकर ही क्या कहेंगे कि अंतिम निर्णय उनका माना जाएगा कि कोई धन विधेयक बिल है धन विधेयक है या नहीं है। मतलब कोई संसद ने बिल पेश किया, मान लो लोकसभा में एक बिल आया, इसमें लोकसभा स्पीकर ने बोला कि ये मनी बिल है, तो इस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा कि लोकसभा स्पीकर ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उनका ही डिसीजन होगा, वो लास्ट होगा। अंतिम निर्णय लोकसभा स्पीकर का ही माना जाता है। धन विधेयक कौन प्रस्तुत करता है, धन विधेयक लाता कौन है, तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। संसद के 2 अंग है, वैसे 3 है, राष्ट्रपति को भी मानते हैं, लेकिन हम ऐसे मानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, ये संसद है, इसमें राज्यसभा और ये लोकसभा है। तो अगर मनी बिल लाना है, मनी बिल, तो ओनली यहीं लाया जा सकता है।
ओनली लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ये राज्यसभा में नहीं ला सकते। मनी बिल को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। और ये मनी बिल और लाएगा कौन? मनी बिल ओनली कौन लाएगा? ओनली मंत्री लाएंगे, मिनिस्टर लाएंगे, मिनिस्टर। ये सरकारी बिल बोला जाता है इसको, इसलिए क्योंकि मंत्री लाते हैं ना, ओनली मिनिस्टर्स इसको लाते हैं, इसलिए इसको बिल को नाम क्या बोला? धन विधेयक को क्या बोलते हैं? सरकारी विधेयक भी बोलते हैं। धन विधेयक को सरकारी विधेयक इसलिए बोलते हैं क्योंकि सरकार के मंत्री है ना सरकार, इसलिए इसको बोलते हैं कि सरकारी बिल। और ये केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से लाते हैं। अगर इनको लोकसभा में प्रस्तुत करना है, अगर मान लो जैसे कि गृह मंत्री है या वित्त मंत्री, मान लो वित्त मंत्री कोई बिल लाए, कल को एक वित्त मंत्री बिल लाते हैं, लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं, और इनको बिल लाने से पहले 14 दिन पहले किनसे परमिशन लेनी है? राष्ट्रपति से। किनसे? राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति से परमिशन लेके बिल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। तो यही तो बोला। पहले तीनों पॉइंट को देखते हैं। केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ये हमने समझा, और केवल मंत्री ही इसमें लाया जा सकते हैं, मंत्री ही प्रस्तुत करेंगे, केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही लाया जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट हमने समझ लिया। धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक जैसे परिभाषित, अगर मैंने पूछा धन विधेयक की परिभाषा कहाँ दे रखी है, तो आपने बताया कि अनुच्छेद 110 के अंदर दे रखी है। और मैंने पूछा अगर विशेष इसका धन विधेयक कैसे लाया जाएगा, प्रस्तुत कौन करेगा, कैसे करेगा, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश चाहिए या नहीं चाहिए, वो सब कहाँ लिखा हुआ है? ये विशेष प्रक्रिया कहाँ दे रखी है? अनुच्छेद 109 के अंदर दे रखा है। सारी बातें 109 के अंदर लिखी गई है कि लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यसभा की क्या भूमिका रहेगी, ये सारी बातें कहाँ लिख रखी है? 109 में। यानी विशेष प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ कर रखा है? धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 109 में कर रखा है। धन विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत होता है और वहीं से पारित होता है। राज्यसभा की क्या भूमिका है? राज्यसभा धन विधेयक को संशोधित या अस्वीकार नहीं कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। संशोधन की सिफारिश कर सकती है, लेकिन संशोधन नहीं कर सकती है। अस्वीकार भी नहीं कर सकती धन विधेयक को। धन विधेयक को राज्यसभा अस्वीकार भी नहीं कर सकती। वो केवल 14 दिनों के अंदर अंदर सुझाव दे सकती है। सुझाव भी लोकसभा माने या ना माने, लोकसभा पे है, बाध्यकारी नहीं है, बाध्य नहीं है। अगर मान लो राज्यसभा ने कोई सुझाव दिया, लोकसभा ने धन विधेयक पास किया, राज्यसभा के पास भेजा, राज्यसभा ने संशोधन करने की सिफारिश दी या कोई सुझाव दिया कि ये पॉइंट जोड़ दिया जाए या नहीं जोड़ा जाए, तो वो लोकसभा पे डिपेंड करता है कि वो माने या ना माने, वो बाध्यकारी नहीं है। इनके सुझाव लोकसभा के लिए बाध्यकारी नहीं है। लोकसभा उन सुझावों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, मान भी सकती है, नहीं भी माने, वो उनके ऊपर है। 14 दिनों के भीतर प्रक्रिया न देने पर धन विधेयक स्वतः पारित माना जाएगा। बोला कि अगर राज्यसभा ने मान लो 14 दिनों तक कुछ भी नहीं बताया, रोक के बैठ गए, धन विधेयक था लेकिन राज्यसभा ने कुछ भी नहीं बोला 14 दिनों तक, तो 15वें दिन इसको अपने आप पारित माना जाएगा कि राज्यसभा ने पारित कर दिया गया। और आगे कहा कि विवाद की स्थिति में, अगर विवाद हो जाए कि ये धन विधेयक है या नहीं है, अगर कुछ विवाद हो जाए कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है, तो इसमें क्या होगा कि लोकसभा का अध्यक्ष होगा, वो निर्णय देता है, वही ही अंतिम माना जाएगा। अगर लोकसभा के स्पीकर ने बोल दिया कि ये मनी बिल है तो मनी बिल है, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाएगा। अगर मनी बिल जैसा लग भी रहा है, लेकिन अगर लोकसभा स्पीकर ने मना कर दिया कि मनी बिल नहीं है, तो वो मनी बिल नहीं माना जाएगा। यानी कहने का मतलब इतना सा है कि लोकसभा का अध्यक्ष है, मनी बिल के मामले में शक्ति ज्यादा है। लोकसभा के अध्यक्ष के पास में शक्ति यह है कि उनका निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कोई कल को ये बोले कि विपक्ष का नेता कल को कहे कि ये मनी बिल नहीं था, तो ये सुप्रीम कोर्ट में मामला लेके जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट मना करेगी कि हमारे पास में कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि हम इस निर्णय की समीक्षा करें। तो बताया गया ये है कि इस निर्णय को कोई चुनौती कहीं पर भी नहीं दे सकते, न संसद में दे सकते हैं, न राष्ट्रपति के पास दे सकते हैं, न ही कोर्ट के पास दे सकते हैं, मतलब किसी में भी नहीं दे सकते हैं।
आगे का है कि धन विधेयक का अंतिम चरण क्या होगा। लोकसभा के द्वारा पारित, पहले सबसे पहले किसके द्वारा पारित होगा, लोकसभा द्वारा पारित होगा। फिर राज्यसभा के पास फॉर्मल प्रक्रिया, जैसे कि राज्यसभा से पास करवाना, राज्यसभा पास ही करेगी इसको, राज्यसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकती, इसको अस्वीकार नहीं कर सकती, इसको पास करना ही होगा। लोकसभा पास करे ना करे ये लोकसभा पे डिपेंड है, लेकिन राज्यसभा को पास करना ही होगा। राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है फिर, क्योंकि जब लोकसभा बिल, कोई भी बिल आएगा सबसे पहले लोकसभा फिर राज्यसभा, ये कोई भी बिल के लिए नहीं, धन विधेयक की बात है कि सबसे पहले धन विधेयक को लोकसभा में पास किया जाएगा, फिर राज्यसभा के पास। जब राज्यसभा ने पास कर लिया तो फिर ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति इसे वापस या रोक नहीं सकते, मतलब राष्ट्रपति इस बिल को वापस नहीं भेज सकते या रोक के रख नहीं सकते। राष्ट्रपति के पास पावर, वीटो पावर होती है, उसका प्रयोग यहाँ पे नहीं कर सकते राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आवश्यक रूप से इसे स्वीकार करेंगे, मतलब स्वीकृति देनी ही होगी राष्ट्रपति को। ये था हमारा धन विधेयक के रिलेट में टॉपिक। हम इन दोनों से रिलेटेड आए हुए क्वेश्चंस को देखते हैं एक बार। यूपीएससी के 2024 में क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन हमने दिया, अनुच्छेद 368 के संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकेगी। तो संसद क्या क्या संशोधन कर सकती है अनुच्छेद 368 में? परिवर्तन कर सकती है, हमने ये देखा था, परिवर्तन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, निरसन कर सकती है, ये भी कर सकती है। तो सही कोड क्या है इसका? सही आंसर 1 व 2 नहीं, 2 व 3 नहीं, 1 3 नहीं, 1 2 3, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब ये तीनों ही आंसर सही हो जाएगा इसका। दूसरा क्वेश्चन आ रखा है, संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को बताना। पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट इनका क्या है? अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख दे रखा है। हमने अभी देखा कि विशेष प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ दे रखा है? अनुच्छेद 109 में दे रखा है। 110 में क्या दे रखा है? परिभाषा दे रखी है। 109 में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख। धन विधेयक राज्यसभा में पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता, मतलब कह रहा है कि धन विधेयक है वो राज्यसभा में पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता, कि राज्यसभा में धन विधेयक को पहले नहीं रखा जाएगा। यही बताया कि राज्यसभा में पहले नहीं रखा जाएगा, पहले कहाँ रखा जाएगा? ओनली लोकसभा में ही रखा जाएगा। तो ये तो गलत हो जाएगा, मतलब गलत नहीं, ये सही हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में तो पेश नहीं किया जा सकता, पहली बार लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता। तो ये तो कथन सही हो जाएगा। तीसरा बोला है कि राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु अस्वीकार नहीं कर सकती। हम अभी यही बात कर रहे थे कि अनुमोदन राज्यसभा दे सकती है, धन विधेयक के बाबत में अनुमोदन दे सकती है, परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है। सुझाव लोकसभा माने ना माने वो लोकसभा पे है, लेकिन सुझाव दे सकती है, किंतु अस्वीकार नहीं कर सकती। ये बात सही है, क्योंकि अस्वीकृति उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है अस्वीकार करे। तो ये कथन भी सही है। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा, मतलब होगा कि इसने बोला कि बाध्य है, मतलब कि राज्यसभा ने अगर कोई सुझाव दिया है उसको लोकसभा को मानना ही होगा। ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि राज्यसभा अगर कोई सुझाव देती है तो लोकसभा माने या ना माने ये लोकसभा के ऊपर निर्भर है। लोकसभा को बाध्यकारी नहीं है कि राज्यसभा दे सुझाव, वो लोकसभा को मानना होगा, ऐसा कोई बाध्य नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। इसमें आप देखते हैं कि 1 2 2 3 1 2 3 1 3 4, तो आप देखेंगे कि 1 2 3 ही ऑप्शन सही है, 4 तो गलत है। ठीक है, तो ये था हमारा यूपीएससी के 2024 में आए हुए क्वेश्चंस का एनालिसिस। 4 क्वेश्चन आज पढ़े, कल भी पढ़ेंगे हम, आगे ऐसे ऐसे पढ़ते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।